नमस्कार साथियों, वास्तु कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सी सेट का जो क्वांट वाला पार्ट है, या फिर यूँ कहें सी सेट के अंदर जो आपका मैथ्स पूछा जाता है, इसका नया बैच। इसको पढ़ने से पहले कुछ 2-3 ज़रूरी बातें उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम लोग देखें तो आपका जो सी सेट का पेपर है उसका 1/3 से भी ज़्यादा पार्ट जो है वो मैथ्स के पास रहता है। इवन पिछले 2 साल में देखोगे तो इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा, 1/3 से भी कहीं ज़्यादा है। एक रफ मार्किंग मैंने की है कि एटलीस्ट हमें पता हो कि पिछले 5-6 साल का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑल ओवर एनालिसिस करेंगे इन चीज़ों को, ऑल ओवर इनको आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं जिनका स्तर भी ठीक रहता है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो भाई आपके पास नंबर्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड ही बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर मतलब इवन नंबर को ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्राइम नंबर, आपके कंपोजिट नंबर, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी है तो अगर आप एकदम बेसिक से नहीं चीज़ों को तैयार करते हैं तो वो आपको कभी भी फंसा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, इनमें से सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे हिसाब से देखते ही हिट होने वाला सा सवाल है कि इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी उन बेसिक चीज़ों के ऊपर कमांड नहीं है। तो नंबर्स के ऊपर या फिर नंबर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कमांड पेयर मेकिंग पर होनी चाहिए कि आपको पेयर बनाने आने चाहिए। पेयर बनाने का एक अपना तरीका है। किसी सवाल में मान लो ऐसे यूज हो गया कि P इंटू में Q आपके पास 60 है, और फिर कोई भी कंडीशन दे देगा एग्जामिनर की P ग्रेटर देन Q है, तो इस टाइप के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। किसी अदर क्वेश्चन का भी पार्ट हो सकता है। हम जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक रैंडम तरीका तो ये होता है कि भाई मेरे को लगा कि यार 20 गुणा में 30, बिल्कुल ऐसा भी होता है। फिर 15 गुणा में 4, ये भी आपने देखा। फिर आप लिख सकते हो 12 गुणा में 5 भी होता है, 30 गुणा में 2 भी होता है। ठीक है, इस अप्रोच में कोई बुराई है? इस अप्रोच में बहुत ज़्यादा बुराई है। रीज़न क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट हमारा मिस हो सकता है। तो पेयर बनाने की सटीक अप्रोच क्या होती है, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसके फैक्टर्स का आपके पास एक आइडिया होना चाहिए नंबर का। अगर नंबर बहुत कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है तो फैक्टर चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप उसके फैक्टर ब्रेक कर सकते हैं। नंबर बहुत ईजी है तो आप किसी एक एंड से स्टार्ट करो, या तो हाईएस्ट से या फिर लोवेस्ट से। तो आपने मान लिया कि P की जो वैल्यू है आपके पास वो 1 है, तो 1 इंटू में 60 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर 2 इंटू में 30, ये भी पॉसिबल है। 3 इंटू में 20, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 60 बन रहा है, यहाँ भी 60 बना, यहाँ भी 60 बना। 4 के साथ बिल्कुल पॉसिबल है, 15 से गुणा कर दो। 5 के साथ 12 से गुणा कर दो। ठीक है, इसके अलावा 6 के साथ 10 से गुणा कर दो, ये पॉसिबिलिटी आ गई। इसके अलावा 7, 8, 9 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, 10 का करोगे तो अगेन वही कॉम्बिनेशन आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पेयर बनाएंगे तो आपका कोई पार्ट छूटता नहीं है। तो पेयर बनाने के लिए मस्ट हो जाता है कि आपके पास एक अप्रोच हो एटलीस्ट, कि आप अप टू डाउन या डाउन टू अप के हिसाब से पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ये तरीका या रैंडम तरीका हम लोग यूज करते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई एक पेयर छूट जाता है और एग्जामिनर तैयार ही रहता है कि वो इसको सहारा लेगा कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो टोटल 6 बने। तो ऑप्शन हमेशा ऐसे ही डालेगा 4, 5, 6, 7, कि एक कम बनाया तो भी फंस गए, ज़्यादा बनाया तो भी फंस गए। चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा कैसे बन जाते हैं कि कई बार कोई दूसरा पेयर है रिपीट हो गया, रैंडम लिखे थे, एग्ज़ाम का भी प्रेशर था, या फिर कोई नंबर छूट गया तो पेयर कम बने। तो इसलिए पेयर बनाने की अप्रोच, और ये बहुत ज़्यादा सवालों के अंदर है। तो ये कैसे डेवलप होगी, ओबियस सी बात है, क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, उनके अंदर ये चीज़ें आपको दिखेंगी। नंबर की अंडरस्टैंडिंग आपके पास ज़बरदस्त होनी चाहिए, किसी भी नंबर को लेकर के, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन ना हो कि इवन नंबर को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा,
क्योंकि इस पर बेस 2023 के अंदर भी अगर हम लोग देखेंगे तो 3-4 सवाल आपको सीधे सीधे इसी बात पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर से तो भर भर के सवाल इन्होंने पूछे हैं। रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट डिजिट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल कंटिन्यूअस मैनर में आते हैं। नंबर ऑफ जीरोज काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है। डेसिमल फ्रैक्शन के पिछले 7-8 साल में 2 सवाल देखने में मिले हैं, तो बेसिक सा पार्ट है, छोटी सी थ्योरी है इसकी। डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी जगह हमारी हेल्प करता है, प्लस में सवालों को डील करने के लिए कॉमन सेंस भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी जो सवाल पूछता है वो कंडीशनल पूछता है कि इनमें से फर्स्ट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो एलिमिनेशन जो थ्योरी होती है वो ज़बरदस्त वर्क करती है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, और स्पेशली यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज हो, एनडीए के एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सीआईएसएफ के एग्जाम हो, सब के अंदर ये थ्योरी आपकी वर्क करती है। इसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पर हमेशा से ही सवाल रह रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है प्लस फैक्टर का नॉलेज, एलसीएम, एचसीएफ, तो यहाँ तक का जो पार्ट है मैं इसको एक कैटेगरी में रखता हूँ, और ये कैटेगरी है हमारी नंबर्स के बारे में। इस पर आपकी ज़बरदस्त कमांड होनी ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी में कि कुछ चैप्टर हमें अलग से भी पढ़ने होते हैं, सरफेसली एटलीस्ट हम उनको एक बार देखें, तो इनमें से परसेंटेज इम्पोर्टेंट है, रेशो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, एज चैप्टर से लगातार सवाल आते हैं, लेकिन एक तरीके से रेशो का ही पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की एक बेसिक नॉलेज हो, टाइम एंड वर्क की बेसिक नॉलेज होगी, तो पाइप एंड सिस्टम से अगर कोई सवाल पूछेगा तो काम चल जाएगा। एवरेज, वेन डायग्राम, एटलीस्ट इनके ऊपर आपकी हल्की फुल्की कमांड हो, और एक पार्ट अपना यहाँ पर रह गया डीआई। इसके अलावा जो अदर चैप्टर है, फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। शायद 2023 में एक सवाल था कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 2 या 3 साल पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की एक इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड सवाल था। इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड अगर कोई सवाल होगा तो आपकी अच्छी कमांड जब तक सीआई पर नहीं होगी तब तक आप उसको डील नहीं कर सकते। तो ये हमेशा ही रहता है कि ये लोग अपना पैटर्न पकड़ में तो आने नहीं देते हैं कि इस पार्ट को हमेशा ही टारगेट करेंगे, तो ये इधर उधर डाइवर्ट करते रहते हैं कि हर बार बच्चे क्या उस पार्ट के ऊपर इम्फेसिस देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये जो बचे हुए पार्ट्स रहते हैं आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे 2D है, थोड़ा सा पढ़ लिया, 3D है, थोड़ा सा इसको देख लिया, और कहने का मतलब इनको डेप्थ में जा करके नहीं देखना है। ठीक है, इनको सरफेसली पढ़ना है स्टार लगाने के बाद जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं। तो ये जो हमारा सीसेट का कोर्स है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम का पार्ट है वो कवर करवाया जाएगा। प्लस के अंदर इसके अंदर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्वियस सी बात है साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन का सोर्स होगा वो भी आपकी एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही सोर्स रहेगा। आप जब खुद से तैयारी कर रहे हैं तो क्या ना करें, तो समटाइम्स क्या होता है कि कहीं से कोई सवाल दिखा और वो मान लो सवाल किसी कैट की बुक के अंदर था। अब किसी दोस्त ने सजेस्ट कर दिया कि कैट से सवाल, कैट की जो बुक्स है इनसे डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, आप उसके लग गए। देखो उनका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उसके चक्कर में पढ़ोगे स्ट्रेस में आ जाओगे। एसएससी बैंकिंग की जो बुक्स होती हैं क्या वो बेनिफिशियल होती हैं? नहीं वो इन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं लिखी जाती हैं। हाँ, अगर कोई सोर्स रहता है आपके पास, सीडीएस का आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, तो सीडीएस का जो कंटेंट है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में और सीडीएस के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, इवन मैं इसमें एनडीए को भी ऐड कर सकता हूँ, इनका नेचर ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही रहता है। जो आपके रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें ज्योमेट्री नहीं पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता है, अलजेब्रा नहीं पूछता है आपसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूछता है, तो वो अवॉइड करने वाला पार्ट है, उस पर हमें जाना ही नहीं है। अपने इस कोर्स के अंदर क्या रहेगा, एक आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है वो रहेगा एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप। इसमें आपको ऐड किया जाएगा, तो आपके जो भी इश्यूज आते हैं, किसी भी टाइप का तनाव आता है उसको, मतलब सी सेट का जो क्वांट सेक्शन है उससे रिलेटेड, प्लस रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ें तो इसका आपको गाइडेंस मिल जाएगा। 4-5 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं भाई हम लोग आज का अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। रीज़न क्या होता है, एग्जामिनर आपको यहाँ पर फंसाने का प्रयास करता है। कोई भी सवाल है उसकी कोई कंडीशन होगी और कंडीशन में डाल देगा कि ये जो आपके XYZ हैं ये इंटीजर हैं, ये आपके नेचुरल नंबर हैं, ये आपके होल नंबर हैं, ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, ये आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं।
तो ये वाली लैंग्वेज है, इसमें फंसने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि आपने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया और बात को आप भूल गए कि उसने कहा नॉन नेगेटिव आपके इंटीजर हैं, और अगर आपने उसको सरफेसली ले लिया तो आपका एक पेड़ छूटेगा, मस्ट है। तो आपके पास इन नंबर्स को लेकर के कमांड होनी चाहिए, इनके अंदर आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर रेंडमली अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं कि भाई मुझे गिनती सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5। तो यही आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जाते हैं? ये आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर एक फॉर्मूला आपका रहता है। नेचुरल के नंबर के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये नंबर चल रहे हैं n तक, ठीक है। फॉर्मूले की बात अगर हम लोग करें तो ये एक आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, एक तरीके से समांतर श्रेणी भी है। तो इसका सम लिखा जाता है n × n + 1। मेरी मानो तो एटलीस्ट इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लेना, n × n + 1। बाकी और भी तरीके होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर किसी को पता है फॉर्मूला तो वो उसके थ्रू भी इसको लिख सकता है, लेकिन जिसको एपी का फॉर्मूला पता होगा उसको वैसे ही वो बात सीधे सीधे पता होगी। इसमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगता है। एवरेज में भी हम लोग इन चीज़ों को डील करते हैं कि पूरी सीरीज का आपने एवरेज निकाल दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है? हर टर्म की वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स n है, तो इससे भी हमारा सम निकल के आता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2। लेकिन काम की बात ये है कि आप इसे डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर आपके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो गए। अभी भी आपका काम नहीं चल रहा है, कारण एक सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, वो क्या है? 0। तो अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर। अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये आपके होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो मैं कह सकता हूँ 0 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो ये नंबर आपके होते हैं होल नंबर या फिर पूर्णांक। अभी भी आपका काम नहीं चलेगा, कारण क्या है? कोई भी संख्या है, जैसे किसी को नुकसान हुआ, अब वो बैलेंस शीट के अंदर उसे मान लो रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसे बार बार बोलना पड़ेगा कि 50 रुपये का नुकसान हुआ है, 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, या बहुत सारी जीवन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा? बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से बेटर है कि एक साइन यूज कर लेते हैं नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब 0 से लेकर के हमारे पास इनफाइनाइट तक नंबर आ गए, लेकिन एक हिस्सा और भी मिसिंग है। अगर आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, कौन से वाला? -1 -2 -3 से लेकर के आपका माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये आपके पास हो जाते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक, ठीक है। कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ये हमारे इंटीजर हो गए। तो ऑल ओवर अब तक हमने क्या देखा? हमारे पास होते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक। 0 को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके होल नंबर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इंटीजर हो जाते हैं। क्या अभी भी काम चल जाएगा जीवन का? नहीं, अभी भी काम नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने एक आर्टिकल देखा या एक पेंसिल देखी, उसके ऊपर मार्क प्राइस 2.5 रुपये लिखी हुई थी। कोई आपने और पेंसिल देखी जिस पर 5.5 रुपये लिखे हुए थे। कोई और आर्टिकल था जिसके ऊपर 11.5 रुपये लिखे हुए थे, एटसेट्रा। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि पॉइंट वाले नंबर कहाँ चले गई, उनका भी तो यूज होता है जीवन के अंदर। तो इसका मतलब इनके अंदर अगर हम लोग, जैसे 0 है तो 0 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट आपके नंबर मौजूद होते हैं। किस फॉर्म के अंदर? रेशनल फॉर्म में। जैसे आपका 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.21 हो गया, 0.34 हो गया, इस टाइप से। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 2 आएगा, ऐसे ही 2 से 3 के बीच भी बहुत सारे नंबर हैं। तो कुल मिला करके ये जो पैटर्न है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि 0 से 1 के बीच, एक हमने लिखा ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। 0 से 1 के बीच भी हमारे पास बहुत सारे नंबर रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बात करें 0.10 से 1 के बीच है, 0.11 भी 1 से 0 से 1 के बीच है, 0.111 ये भी इसके बीच है, 0.1111 ये भी इसके बीच है। ऐसे ही मैं कहूँ कि 1/2, बिल्कुल 1/2 सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। ऐसे ही 2/3 आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.66 आ गया। ऐसे ही 3/8 को आप सोल्व करेंगे तो 0.375 एटसेट्रा। तो कहने का मतलब हर दो नंबर के बीच में आपके पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनको इंक्लूड करते ही ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन रहती है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है कि अगर आप किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और आपका जो Q है वो बिलोंग करता है, ये है साइन बिलोंग्स टू का, ठीक है। कहीं लिखा हुआ आपको दिख जाए P एंड Q बिलोंग्स टू, तो आपसे वो इंटीजर भी कह सकता है, आपसे वो होल नंबर भी कह सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर, पूर्णांक से बिलोंग करता है। और ध्यान क्या रखना है, Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। कारण क्या है Q 0 क्यों ना हो, जैसे आपने मान लो ऊपर 5 ले लिया, नीचे 0, तो ये वाली जो टर्म है ये आपकी नोट डिफाइंड है, ये आपकी जो टर्म है ये नोट डिफाइंड है, ठीक है। और आम लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। तो किसी भी संख्या के अंदर अगर हम लोग 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा हमें नहीं मालूम, या फिर आप कह सकते हो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, इनफाइनाइट निकल के आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे इनका सहारा लेकर के, P और Q कहाँ से उठाना है, इंटीजर से, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी उठा सकते हैं, जैसे 2/3, 5/17, 8/13, 5/16 एटसेट्रा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती थी, -4/7, -5/13, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं आपके वो बन जाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। ऑल ओवर अगर हम लोग अब तक जो हमने पढ़ा है उसका अगर कंक्लूजन निकालें, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास होती है एक नंबर लाइन, ठीक है। हमारे पास होती है एक नंबर लाइन, छठी क्लास से बात स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, और ये लाइन आपकी आगे बढ़ती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। ठीक ऐसे ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं -1, -2, -3, और ये आपका माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लेते हो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, तो ये आपके हो जाते हैं नेचुरल नंबर, ये हो जाते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। अगर आप इनके साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाते हैं होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं, इनफाइनाइट तक चलेगी। अगर आप यहाँ पर इनकी नेगेटिव डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। ये आपके पास हो जाते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं चला तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ नंबर और निकालते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में 0.1, 0.2, 1/2, 2/3 एटसेट्रा हर जगह पर ही मौजूद हैं और ये अनंत में मौजूद हैं। तो ये जितने भी आपके नंबर्स हो जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर रह गए? बिल्कुल, इरेशनल नंबर भी इनके अलावा रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल से रिलेटेड कोई छोटा मोटा सवाल क्या बन सकता है, तो अगर आप किसी भी स्टेट की बोर्ड की बुक देखें, एनसीईआरटी देखें, तो उसके अंदर एक ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक देख लो, एनसीईआरटी की बुक देख लो, शायद 6ठी 7वीं 8वीं में, मतलब इस नेचर का सवाल हर जगह ही आपको देखने को मिल जाता है। वो सिंपल सा सवाल आपसे पूछता है कि भाई 1/2 और 2/3 के बीच एक आपको फाइंड करके बताना है रेशनल नंबर, 1/2 और 2/3 के बीच। इनकी इन्होंने बहुत ही सिंपल सी अप्रोच भी बता रखी है, क्या कि भाई A/B है आपके पास
और x बाई वाई है, इनके बीच अगर आपको एक नंबर चाहिए तो वो आपके पास हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में b प्लस वाई। एक अप्रोच तो डील करने की ये है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसे सोल्व करने का एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इन दोनों का एवरेज निकाल दो। ठीक है, आप इन दोनों का एवरेज निकाल दो। एवरेज हमेशा ही क्या होता है, मिड को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पैटर्न हो नंबर का, उनका मिड को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 और 5 का आप एवरेज बताओ, तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या है, इन दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट है। तो एक पैटर्न आप चाहो, अगर आपको ध्यान रहे तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हो, दूसरा पैटर्न आपका ये वाला है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इनके हिसाब से आंसर देखोगे तो इनके न्यूमरेटर या अंश को जोड़ोगे तो 1 और 2 3 आ गया, 2 और 3 5 आ गया, 3/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक अप्रोच तो होगी जो बुक की अप्रोच है। दूसरी अप्रोच कि मान लो आपने ये सब नहीं देखा, फिर भी सवाल को सोल्व करना है, तो क्या तरीका होगा। तो मेरे ख्याल से आप इतना तो पकड़ पाते ही होंगे कि 0.51 और 0.67 इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि पॉइंट दोनों में ही लगा है, दो दो प्लेस पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक, कल को ऐसा भी हो सकता है 0.6 और 0.63 इनमें कौन सा बड़ा है। अगर कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो डेसिमल के बाद दोनों के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनको बैलेंस कर लो। तो इधर एक हम एक्स्ट्रा जीरो लगा लेते हैं, तो यहाँ 63 है, यहाँ 60 है, तो आपको पता चल गया ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो आप एग्जाम में मान लो वो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी, एक सेंस डेवलप करने वाली बात है। इस पेपर के अंदर सेंस अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात थी वो यही थी कि आप चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मतलब प्रेशर डालो खुद के ऊपर कि यार ये जो चीज़ है इसको और कैसे समझा जा सकता है। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग फिर किसी अलग टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी उसी नेचर का बिहेव शो करना स्टार्ट कर देगा। तो एक तरीका ये हो सकता था, आप कॉमन सेंस लगाते 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, और 2/3 2 में 3 का भाग दिया, पॉइंट लग गया। 20 में 3 का भाग 6 बार, 20 में फिर 3 का भाग 6 बार। मैं इसे लिख लेता हूँ 0.50, ये 0.66। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब देखो, अब आपको ऑब्वियस ही बात है अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होती तो आप सीधे टिक मार देते, नहीं पढ़ रखी तो हमारे पास क्या तरीका हो सकता था, और ये कंपैरिजन में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को सोल्व करेंगे। पॉइंट लगाया 10 बन गया, 10 में 5 का भाग 2, 2/5 पॉइंट लगाया 20 बन गया, 20 में हमने भाग दिया किसका, 5 का, 4 आ गया। 3/5 तो पॉइंट लगाया 30 बन गया, 30 में 5 का भाग दिया 6। 4/5 40 है, 40 में 5 का भाग दिया 8। अगर ऐसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो इनके एक एक जीरो लगा लो। ठीक है, आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच कौन सा नंबर है, 20 नहीं है, 40 नहीं है, 80 नहीं है, देन कौन सा होगा, ये वाला। तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा। ठीक, यहीं पर ये बात चल ही रही है। तो देखो ये चीज़ आपने अभी यहाँ सीखी कि एक तरीका ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्रोच ही पता हो। एग्जामिनर आपसे ये सवाल भी तो पूछ सकता था कि इनमें से इसी टाइप के से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे मैंने कह दिया कि 9/9 मैं बोल देता हूँ 10 है, और 10/11 है, 7/9 है, और 8 मान लो मैंने बोल दिया कि 8/12 है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता था कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो एक अप्रोच तो ये होती है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लो, हर नंबर को उससे गुणा कर दो। ऐसा क्यों करते हैं वो चीज़ें तो जब हम लोग डेसिमल और फ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर एक छोटी सी बात सीखी, उसका यूज और क्या हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया, अब आप वहाँ सोचने लग गए यार मेरा तो नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक सिंपल सा दिमाग लगाओ कि हम लोग फ्रैक्शन के अंदर नहीं जानते हैं, देखते ही हमें नहीं पता होता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। लेकिन हम डेसिमल जो होते हैं, दशमलव, इसमें आप तुरंत बता देते हो कि भाई ये बड़ा है 0.71, किससे, 0.61 से। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, जैसा अभी किया था, 9 में 10 का भाग दोगे 0.9 आ जाएगा, 10 में भाग दोगे 11 का, पॉइंट लगाया, हमारे पास क्या बना, ये 100, 11 से डिवाइड किया 99। फिर हमारे पास आगे हम लोग फिर डिवीज़न करेंगे,
एक बचा है उसमें भाग नहीं जा रहा है, फिर 100 बन गया 9.09। यहाँ डिवीज़न करेंगे तो पॉइंट लग गया, यहाँ से फिर आगे डिवाइड करेंगे, 7 में 9 का डिवीज़न किया, 9 7 हमारे पास आ गया 63। फिर अगेन हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 7, फिर डिवीज़न किया तो ये बना। अगेन यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखना, इसे तो और सिंप्लीफाई कर दो या फिर सीधे डिवीज़न ही करते हैं, चलो सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। 80 में 12 का भाग दिया, 12 6 हमारे पास 72, 8 बचा, 80 में फिर भाग दिया तो ये 0.666 ये बना। ठीक है, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए एक एक जीरो लगा लो। अब अगर मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, देन ये वाला। आपसे पूछा इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला। ये किससे बना था, इससे। ये वाला किससे बना था, इससे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें सीखें उनको एकदम गहराई में जा कर के सीखें, क्योंकि एक्चुअल में हेल्प आपको आपका कॉमन सेंस कर सकता है। बाकी सीधे जो बुक है कोई भी, उसमें कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, कोई फॉर्मूला दे रखा है, कोई ट्रिक दे रखी है, उससे काम नहीं चलेगा। स्पेशली पेयर बनाने सवाल हम डील करेंगे, उसके अंदर अप्रोच आएंगी, उसी से वो आपकी चीज़ डेवलप हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग में एक काम ये है कि मैं आपसे कल को कहूँ क्वेश्चन करवाते टाइम कि देखो ये इंटीजर की कंडीशन है, तो वहाँ दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि इंटीजर क्या होने लग गया, ये कौन सी बला का नाम है, तो वो आपको पता होने चाहिए। अप्रोच डिफरेंट टाइप की बनती है, उनको हम लोग यहाँ पर देख ही लेंगे। चलो ये छोटा सा सवाल था। ये वाले की बात करें तो इसका आंसर निकालोगे, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, अंश को 3 और 1 4 हो गया, डिनोमिनेटर 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके अंदर अगर मान लो एग्जामिनर कोई एडवांस सवाल बनाए, ये मैंने अभी तक सी सेट के अंदर नहीं देखा ये वाला, जबकि बुक्स के अंदर यही सवाल, मतलब वैल्यूज डिफरेंट होगी, अप्रोच यही है, लगभग हर स्टेट के अंदर मैंने देखा इसको। अगर मान लो एग्जामिनर ये कहता कि 1/2 और 3/5, तो आपने इनके बीच का नंबर निकाल दिया एकदम मिड का, 3 और 1 4, 5 और 2 7। मान लो ये ऑप्शन में नहीं होता, यहाँ तो है, तो एक अप्रोच तो हमारे पास, हमारा कॉमन सेंस हमने डेवलप कर लिया कि कोई तनाव वाली बात नहीं है, डिवीजन करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर तो आना ही है। एक हमने सीखी कि भाई एक ये भी अप्रोच होती है, फास्ट है, लेकिन फास्ट में समस्या ये है कि एग्जामिनर मान लो 4/7 ना दे तो फिर क्या ऑप्शन बनाएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, देखो ये दो हमारे पास नंबर हैं, इनके एकदम मिड का नंबर हमने ये निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करें, वो 4/7 ना दे तो क्या दे सकता है, क्या चॉइस है, इन दोनों के बीच का भी नंबर निकाल लो। तो 4 और 1 आपके पास 5, 7 और 2 9, ये भी पॉसिबल है। ऐसे इधर से इन दोनों के बीच का नंबर निकाला जा सकता है, 4 और 3 7, 7 और 5 आपके पास 12। तो हो सकता है एग्जामिनर कल को 4/7 की जगह पर ऐसा भी कर सकता है कि आपको यहाँ एक वैल्यू दे दे 7/12। अगर आपको ये अप्रोच ध्यान रहती है, जिंदाबाद है, स्पीड से सोल्व होगा। नहीं ध्यान रहती है, ऑप्शंस को सोल्व कर दो। 1/2 0.50 होता है, 3 में 5 का भाग देना, उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा। 3 में 5 का भाग दिया, 0.60 हो गया। ठीक है, बाकी इनको सोल्व करोगे, ये 0.40 ये हट चुका है। इसमें भी क्या है कि जो इजी लग रहा है उसको सोल्व कर दो, या फिर इसको आपने सोल्व किया, 70 में भाग दिया आपने, तो 12 5 60 आ गया, 10 बचा, 12 8 96, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, दिख भी रहा है इन दोनों के बीच का नंबर है। ठीक है, ये वैल्यू 0.66 है, 0.33 है, ये आपकी वैसे ही आउट हो गई, और ये बहुत बेसिक टाइप की वैल्यूज है। चलो भाई, अब बात करते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया, फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। नंबर्स वाला जो पार्ट है या नंबर सिस्टम जो है, सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग जितने भी एंगल पॉसिबल होंगे डिस्कस करते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि ये नंबर होते हैं इनको यहाँ ख़त्म करते हैं और आगे सवालों पर आते हैं, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले किसी बच्चे को कहा गिनती सुनाओ, तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 से लेकर के, तो ये आपके नेचुरल नंबर, इसमें आप 0 को और इंक्लूड कर देते हो तो ये हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। इनफाइनाइट वाला पार्ट और ऐड कर देते हो, -1 -2 -3, तो ये हमारे हो गए इंटीजर। अभी भी काम नहीं चलेगा, बीच के अंदर जो हमारे पास और वैल्यू है कौन सी, 1/2 2/3 0.77 एटसेट्रा, तो ये वाले नंबर और इंक्लूड कर देते हो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे हो गए रेशनल। लेकिन अभी भी सारे नहीं आए हैं, कुछ नंबर और रह गए जिनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर पीछे आपने क्या देखा, वेयर P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, इंटीजर से,
Q आपको 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप √3 को रिप्रेजेंट करना P/Q की फॉर्म में, तो आप कह सकते हो कि √3/1 लिख दें। लेकिन कंडीशन क्या कह रही थी कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये तो कॉमन सेंस वाली कंडीशन है कि भाई नीचे 0 नहीं लिखोगे, वरना नंबर ही आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा कि आपने क्या लिख दिया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि ये वाला आप कहोगे इंटीजर है, लेकिन ये तो इंटीजर में नहीं पढ़ा था, तो इसका मतलब आप √3 को नहीं लिख सकते। एक दिमाग में हो सकता है खुराफात आ जाए कि ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं, मतलब इसको रेशनलाइज कर देते हैं एक तरीके से। जब भी कभी आप ऊपर नीचे नंबर का गुणा करते हैं तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं 5 को 1 से गुणा करूं तो क्या मेरा रिजल्ट चेंज होगा? 5 ही बना रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर आसान हो जाता है, स्पेशली कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। जहाँ कहीं भी इरेशनल नंबर बनते हैं, चलो अच्छी बात है, हमारी सी सेट के अंदर इस टाइप के सवाल नहीं आते जहाँ पर हमें रेशनलाइजेशन करने की नीड हो। तो वहाँ एक तरीके से आपने क्या किया, 1 से गुणा किया, बस आपने 1 को 1 ना लिख करके √3/√3 लिखा, आप इससे इसको काट सकते थे, लेकिन आपने काटा नहीं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आपका 3 बन गया, नीचे √3। अब कहूँ मैं आपसे क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे ये तो इंटीजर है, बट वही समस्या रह गई, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं, जहाँ P एंड Q जो है आपका वो बिलोंग करता है इंटीजर से। और एक सामान्य सी बात है, डिनोमिनेटर या हर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं? एक आपका पाई होता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पाई हम लोग जो यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14, वो लगभग इसके इक्विवेलेंट होता है। एक्चुअल में पाई किस चीज़ से बना होता है? तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, 2πr आप क्या लिखते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सरकमफेरेंस। अगर इसके अंदर मैं 2r यानी डायमीटर का डिवीजन कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? पाई बचेगा। तो पाई जहां भी कहीं आप देखोगे तो उसकी एक सामान्य सी डेफिनेशन ये आपको मिलती है कि सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस या फिर परिधि बटा में उसका डायामीटर या फिर व्यास, 2πr/, में इसी चीज़ को घुमा फिरा करके लिख दिया। हालांकि वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता है अगर आप उसको गौर से देखें तो, लेकिन ये कॉमन डेफिनेशन है जो यूज होती है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है ये पाई की वैल्यू लगभग इसके बराबर होती है, जबकि उसकी सीरीज को देखा जाए वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है। एक हमारे पास होता है यूलर नंबर। क्या आपको ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जहाँ कहीं भी जो आपकी एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं, जहाँ कहीं भी चलता है ऑलमोस्ट स्टेट्स के अंदर यूलर नंबर की जगह ई लिखा रहता है, और वो एग्जाम्पल्स में ये बात लिखी रहती है कि यूलर नंबर जो है आपका वो भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी वैल्यू आ गई? अभी अभी आपने देखा √3, √2, √5, √4 के बारे में क्या विचार है? तो 4 के बारे में आप कहोगे ये तो 2 बन गया, ये तो वैसे इंटीजर हो गया, तो इसका मतलब ये तो आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई, ई, √3, √5 इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज होती हैं अंडर रूट में जो कंप्लीटली सोल्व नहीं हो पाती हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए रहते हैं। हाँ देखो इसने क्या कहा, यही बात जो हमने देखी है, जिसे 2 इंटीजर की फॉर्म के रेशियो के फॉर्म में, यानी जो हम P और Q लिख रहे थे उसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। P और Q क्या है? इंटीजर, और नंबर बनाने के लिए मस्ट है कि ये नीचे वाला पार्ट 0। तो बात वही है डेफिनेशन में। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं, एक आपका पाई होता है, पाई को आप आगे तक देखोगे ये सीरीज चलती रहेगी। ऐसे ही √2 है, ये सीरीज आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। 1/3 जो है ये सीरीज भी आपकी कभी ख़त्म नहीं होती है। एक यूलर नंबर हमने देखा था। एक होता आपका गोल्डन रेशियो। ठीक है, मुझे नहीं लगता है ये लोग पूछेंगे, मेरे ख्याल से तमिलनाडु की 7वीं क्लास के अंदर ये एक एग्जाम्पल में इन्होंने ऐड कर रखा है। गोल्डन रेशियो है क्या? वैसे हो सकता है हमारी एग्ज़ाम में तो ना हो इतना खास इसका कोई रोल, लेकिन जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं उसके अंदर गोल्डन रेशियो का यूज होता है, और बहुत सारे आर्किटेक्चर में भी गोल्डन रेशियो देखने को मिलता है। गोल्डन रेशियो सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल आया इसलिए कि कोई भी लेंथ आपके पास, आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया,
ए और बी। ठीक है, मान लो एक पिक्चर आपको फोटो खींचनी है, एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ, एक फोटो खींचनी है, ये उसकी फ्रेम है। तो एक जगह पर ऐसा कॉम्बिनेशन सेट होता है कि जहाँ पर आप कह सकते हो ए और बी का रेशो वही है जो ए प्लस बी कंप्लीट लेंथ और बड़ी वाली लेंथ का है। ये बड़ी लेंथ है, ये छोटी है, तो बड़ी लेंथ वर्सेज छोटी लेंथ, और यहाँ पर अगेन ए प्लस बी बड़ी लेंथ और उसकी कंपैरिजन में ए आपकी छोटी लेंथ। तो यहाँ जहाँ कहीं भी ये कॉम्बिनेशन जस्टिफाई कर देता है उसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है। और मोटा मोटी बात इतनी सी है, गोल्डन रेशियो की वैल्यू 1 + √5 डिवाइड बाई 2 या फिर 1 - √5 डिवाइड बाई 2 होती है। तो इसके अंदर √5 का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और √5 आपको पता है कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, इरेशनल नंबर को। ठीक है, फोटोग्राफी की अगर आपने कभी भी जीवन में थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेस्ट आपने देखा होगा तो वो बात करते हैं गोल्डन रेशियो की। कहने का मतलब अगर आपको एक पिक्चर लेनी है तो आपका जो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो एक्चुअल में मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए, मुझे लगभग यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, तो उससे पिक्चर जो है वो बेहतरीन निकल के आती है। ठीक है, कहीं छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो अगेन इस लेंथ के भी टुकड़े कर दिए जाते हैं इसी फॉर्म के अंदर कि आपका ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पर हो। ठीक है, तो काम की बात सुनो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की बात है। पाई रूट की जितनी भी वैल्यू जिनको आप सोल्व नहीं कर सकते, जैसे कोई कहते √16, नहीं भाई इसको हमने सोल्व कर लिया है, तो ये नंबर कैसा है, ये आपका रेशनल है। कारण क्या है, इसको आप 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन √16 है, इसे आप √16 है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन √15 की बात करें, ये रेशनल है, आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। इसके बाद आपका एक यूलर नंबर ई की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके इरेशनल नंबर। अब काम की बात और आगे आती है। काम की बात देखो क्या है कि आपके जो नंबर्स होते हैं उनमें एक नेचर मिलता है सीरीज का। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं कि मान लो आपने 3 के अंदर 2 का डिवीज़न किया, तो यहाँ से एक बार डिवीज़न चला गया। ठीक है, 3 में 2 का भाग दिया, एक बार चला गया, फिर पॉइंट लगाया, 10 में आपने 2 का भाग दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर है इस टाइप का, आप उसमें डिवीज़न करते हो, जैसे 25 के अंदर आप 4 का डिवीज़न करते हो, 6 बार गया, एक बचा, पॉइंट लगा के 10 बना लिया, 10 में 4 का भाग 2 बार, फिर 5 बार। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि डेसिमल के बाद एक प्लेस जाने के बाद ये मामला रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। डेसिमल के बाद 2 स्थान के बाद ये आपका मामला टर्मिनेट हो गया है। ऐसे कोई भी नंबर आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 4 3 2 5 है, इसके अंदर भी अगर आप 4 का डिवीज़न करके देखेंगे तो ये एक टाइम के बाद आपका क्या है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। तो ये जो नेचर होती है नंबर्स की, ये होती है आपकी टर्मिनेटिंग नेचर, या फिर शांत नेचर बोल सकते हैं इसको। ये वाला शांत नहीं बोलना है, इसका मतलब होता है शांत मतलब एकदम पीसफुल, और वो जो शांत है उसका मतलब है कोई शांत हो गया यानी कोई मर गया, यानी टर्मिनेट हो गया। अवसान होने का भी शुद्ध हिंदी मीनिंग जो आप देखोगे तो उसका एक मतलब आपको दिखता है मृत्यु से। तो कुल मिलाकर के टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है, जिसका एंड हो गया। एग्जाम्पल सिंपल सा लिख दूं, 3 में 2 का डिवीजन किया तो ये आ गया 1.5, एक प्लेस चला टर्मिनेट हो गया, 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 10 प्लेस जाकर के टर्मिनेट हो जाता है। कुछ ऐसे पैटर्न आपको दिखते हैं जिनमें वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये टर्मिनेट नहीं होते। टर्मिनेट नहीं होते हैं तो आपके नंबर 2 कैटेगरी के अंदर चलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक वो नंबर जिनमें आपको रिकरिंग नेचर दिखता है, आवर्ती नेचर दिखता है। आवर्ती या रिकरिंग नेचर मतलब एक जैसा सा सेम पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये हमारा सिलेबस का पार्ट रहता है, इसी से बार वाले सवाल बनते हैं। 2023 में भी शायद एक सवाल था और पिछले 5 या 6 साल में 2 सवाल ऐसे आ चुके हैं इसी पार्ट से। ठीक है, ये कौन से नंबर होते हैं देख लो भाई। जैसे मान लो आपने 5 में 3 का डिवीज़न किया, ठीक, 5 में 3 का डिवीज़न किया, एक बार चला गया, 2 बचा। 20 में 3 का डिवीज़न करोगे 6 बार, फिर 20 में करोगे 6 बार 6 बार 6 बार 6 बार, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स आपका चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 पॉइंट, और इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, ये हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, बार। ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। आगे के लेक्चर्स में इस पर चर्चा करेंगे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना है। धूमधाम से अगर सवाल भविष्य में भी पूछेगा आप इजीली कर ले जाएंगे। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं
जिनके अंदर आपको ये पैटर्न नहीं दिखता। ये पैटर्न आपको और कैसे कैसे दिख सकता है, ये पैटर्न जैसे एक नंबर आपको ये दिख गया, ऐसा हो गया। ये नंबर ऐसा भी हो सकता था, मान लो 2.73737373 इनफाइनाइट तक। इसको भी हम लोग, जैसे आपने इसको क्या लिखा अभी अभी 5/3, तो ध्यान करो यहाँ पर ये क्या है, P अपॉन में Q। P अपॉन Q का फॉर्मेट आ गया ना, कि 5 में 3 का भाग देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आती। ऐसे ये वाला जो नंबर होता है, ऐसे ही 4.733333 ये वाला पैटर्न। तो ये जितने भी पैटर्न हैं जिसके अंदर आपको एक रीजनिंग दिखाई देती है, वो सारे के सारे जो नंबर हैं हमारे, मतलब जिसके अंदर एक सीरीज का सेम टाइप की सीरीज होनी चाहिए, उसका रिपीटेशन हो वो वाले नंबर जो होते हैं हमारे, वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर तो है ही आपका, कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे इनफाइनाइट तक चल रहा है, लेकिन नेचर इसका कैसा, रिकरिंग। जैसे यहाँ पर 7 के बाद 3 3 3 3 3 ये पैटर्न चला। इसी में एक दूसरी कैटेगरी और आती है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारे चल रहे हैं, नॉन रिकरिंग, जैसे 3.12567432579 इनफाइनाइट तक। अब इसमें कोई सीरीज पकड़ में आ रही है, नहीं पकड़ में आ रही, तो इसका मतलब ये वाले जो नंबर होते हैं, आप इनको बता नहीं सकते कि किस नंबर में किस नंबर का डिवीजन करने से ये नंबर बनते हैं। आगे बार चैप्टर पढ़ेंगे, बार चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम लोग 2.73 लिख सकते हैं, 73 पर बार। आगे जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये P अपॉन Q का फॉर्मेट बनेगा, लेकिन वहाँ आप नहीं बता सकते। और ये नेचर किस में मिलता है इस टाइप का, ये नेचर देखो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर, कौन से वाले नंबर हमारे, ये वाले। पाई को ऑब्जर्व करना, 141592653589, कोई पैटर्न पकड़ में आया नहीं। ऐसे ही देखो, इसको आप सोल्व कर सकते हो, अंडर रूट 7वीं 8वीं क्लास में सोल्व करना सिखाया जाता है। अब खुद से भी इस पैटर्न को सोल्व करेंगे तो देखो 1.4142135623, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। √3 की वैल्यू 1.7320508075688877। तो ऑल ओवर भाई कंक्लूजन क्या निकला, ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास जो नंबर है, अगर वो आपके पास कोई नंबर है जैसे 1.5, ठीक है, तो आप इसे सीधे सीधे 3/2 P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास कोई नंबर होता जिसके अंदर कौन सा पैटर्न शो होता, नॉन टर्मिनेटिंग। बात को समझने का प्रयास करना, बहुत ईजी सी बात है। एक तो नेचर होता आपका टर्मिनेटिंग, कि डेसिमल के कुछ जगह कुछ चलने के बाद वो सीरीज है आपकी वो बंद हो जाएगी। इसको तो आप सीधे ही सोल्व कर सकते हो, कैसे, 15 के अंदर आपने 10 का भाग दिया और आगे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये तो सीधे सीधे आपके पकड़ में आ ही रहा है कि भाई ये जो डेसिमल आपको दे रखा है, आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डेसिमल आपके टर्मिनेट हो जाते हैं, डेसिमल के बाद वैल्यूज 1 स्थान 2 स्थान 5 स्थान 10 स्थान, अगर वो टर्मिनेट हो जाती है तो ये वाले नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल। इसके लिए आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे 3/2 है, रेशनल नंबर है और ये यहाँ जा करके टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही रेशनल नंबर में आपको एक पैटर्न ऐसा भी दिखता है जिसमें ये सीरीज चलती रहती है, 0.525252। अगर आपको ये सीरीज पकड़ में आ रही है, दिख जाएगा सीधे सीधे, तो इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको और इसको लिखा, ये कैसे लिखा इसको हमें बार चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये वाले नंबर भी आपने देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के तो थे, कि डेसिमल के बाद रुक ही नहीं रहा मामला, लेकिन इनके अंदर एक नेचर था रिकरिंग का। तो इन नंबर्स को अगर कोई कहे इसको डिफाइन करके बताओ कि आपका ये नंबर 0.3333 कैसा है, तो आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग का है, टर्मिनेट नहीं हो रहा इसमें मामला। साथ ही आपने सीरीज देखी, ये आपके पकड़ में आ गई कि सेम पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है साथ में रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो ये वाले जो नंबर होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, रेशनल, ठीक है। इसके अलावा एक ये आपकी कैटेगरी बच गई कि इसमें भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका जो पैटर्न है वो चलता तो जाएगा, इनफाइनाइट तक रुकेगा नहीं,
तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। साथ ही वो क्या है, नॉन रिकरिंग, उसके अंदर कोई भी पैटर्न रिकर नहीं हो रहा है कि एक जैसा आपको दिख जाए कि 2-2 के पेयर में, 1-1 के पेयर में, 3-3 के, 5-5 के, 4-4 के, जो भी आप पेयर बनाओ कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है? भाई देखो यूपीएससी जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से पूछ सकता है। वो कोई स्टेटमेंट डाल सकता है कि रेशनल नंबर होते हैं, तो उसमें वो दे देगा नेचर, इस रेशनल नंबर का नेचर हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और इनमें से कह देगा कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ऑल ओवर मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ। 1 से अनंत तक के नंबर नेचुरल नंबर, 0 को इंक्लूड कर लोगे होल नंबर या पूर्ण संख्या है, नेगेटिव डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लोगे इंटीजर या पूर्णांक, बीच के अंदर 1.2, -2.5, 3/5, 5/7, 8/3 ये नंबर आपके रह जाते हैं, इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक ये जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हो गई। इनके अलावा कुछ और नंबर रहते हैं, कौन से हैं ये टिप्स पर होने चाहिए। पाई, ई की वैल्यू यूलर नंबर, ये आपके इरेशनल होते हैं। अंडर रूट की वो वैल्यू जिनको आप परफेक्टली सोल्व नहीं कर सकते हैं, वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल के लिए, रेशनल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल सोल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो एग्जाम्पल पाई, ई, रूट की वो वैल्यू जो सोल्व नहीं होती है कंप्लीटली, वो सारी की सारी वैल्यू, ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब एग्जामिनर चालाकी कर सकता है, थोड़ा और बेसिक से पूछे तो वो ये कह सकता है इरेशनल नंबर का नेचर कैसा होता है। तो वो शब्द क्या काम में लेगा, वो सीधे सीधे जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एक शब्द वो काम में लेगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे वो कह सकता है रिकरिंग, ठीक है, आगे वो कह सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये इनमें से कौन सी बात ट्रू है? तो इसके हिसाब से देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, जैसे 5 में 4 का भाग दिया, 1.25 आ गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट। टर्मिनेट हो गया तो ये कौन से नंबर से बनते हैं, ये वाले P/Q के फॉर्म से। जीवन में बतेरी संख्या हम लोग काम में लेते हैं। ये कैसे होते हैं, ये रेशनल होते हैं। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दे भी दे तो तुरंत आप पकड़ दे जाओगे। इशू क्रिएट करेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डाल के, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डाल के। तो तुरंत अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो सीधे सीधे बात पर जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपकी सीरीज रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, आपकी सीरीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग दिखाई देगी, और रीजनिंग से भी बेहतर शब्द है, आपको यहाँ पर सेम पेयर दिखाई देंगे, सेम पेयर। और इसमें भी ध्यान रखना, आगे मैं एग्जाम्पल रखूंगा आपके सामने, उसमें भी दिमाग कंफ्यूज होगा कि यार सब कुछ पढ़ लिया था, ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो ध्यान से समझना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता तो जाएगा। रिकरिंग नेचर क्या हो सकता है, जैसे 0.22222 इनफाइनाइट तक। नॉन रिकरिंग का मतलब इसके अंदर आपको कोई फिक्स पैटर्न दिखाई नहीं देगा, जैसे 2 5 4 7 6 8 2 9 8 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये जो नंबर होते हैं इसको आगे हम पढ़ेंगे, ये 2/9 है और ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर है। इसके बारे में नहीं पता हमें कि भाई ये सीरीज कैसी है और किस में किसका भाग दें तो ये बने, उसमें पता चल जाता है कि 2 में 9 का भाग दे दो वो बन जाएगी। पॉइंट लगाया 20 बना, 20 में 9 का भाग 18, 2 आ गया, फिर 20 में 2 का भाग 9 का भाग 18, 2 2 2 2 अनंत तक चलती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। बात को रटने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, यानी नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग। बाकी वो चीज़ें तो हम लोग समझ ही लेंगे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट में किस चीज़ का ध्यान रखना है, फैक्टर कैसे काउंट किए जाते हैं। तो ये वाली सामान्य सामान्य चीज़ें होती हैं, उनके अंदर कोई खास तनाव नहीं आएगा, क्योंकि उनमें कुछ बातें फिक्स हैं और उनमें भी कुछ ट्रिक व्रिक नहीं याद करेंगे कि इसके अंदर ये होता है तब इसके अंदर आंसर ये ऊपर वाला आ जाता है, कभी नीचे वाला आ जाता है, कभी दोनों का नहीं, कोई वाहियात बात नहीं करेंगे।
हर चीज़ का आपका कॉन्सेप्चुअल मैनर में आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, आपका दिमाग कहेगा देखो भाई हो रहा है। जैसे ये नंबर है, हो सकता है आपसे आज से पहले आप इस नंबर चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहे हो, कल को ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ाई सिर्फ आपकी यूपीएससी के अंदर ही काम आ रही है। 6ठी क्लास या 7वीं क्लास, जहाँ तक ध्यान है मुझे शायद 7वीं में होगा, 7वीं क्लास का बच्चा भी आपसे आकर के डाउट पूछ ले कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, क्या कहेंगे आप उसे? तो सीधी सी बात है, ये बेसिक्स हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, ये जितने हैं इनके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, चलो ये हमने देख लिया। ये कौन से नंबर होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल कोई भी एक सेट कर लो, 1.5। ये कौन से नंबर होते हैं? ये कॉम्बिनेशन पूरा बोलना पड़ेगा, जैसे 0.3333 इनफाइनाइट तक, इसे आप 1/3 लिख सकते हैं। ये भी कैसे हो गए? रेशनल नंबर। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये वाले कौन से नंबर होते हैं? जैसे पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, यूलर नंबर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके? ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये सारे के सारे हमने अभी तक देखे जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले अंदर की तरफ कौन से हैं? आपके नेचुरल नंबर। इनमें जीरो और इंक्लूड कर दें, ये 1 से अनंत तक हैं, जीरो और इंक्लूड कर दें तो ये हमारे पास बन जाते हैं क्या? होल नंबर। इनके साथ नेगेटिव डायरेक्शन के नंबर और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर। इनके अंदर अगर आप डेसिमल वाली वैल्यूज़ को और ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी इनसे नहीं निकलती है, तो रेशनल और इरेशनल सब नंबर मिलकर के, ये आपका रेशनल का ग्रुप है, ये रेशनल का, ये सारे मिलकर के आपके रियल नंबर कहलाते हैं। और सिलेबस से बाहर की बात करें, ऐसे नंबर जिनमें नेगेटिव वैल्यूज़ का रूट निकाला जाता है, -1 को हम लोग आयटा कह सकते हैं। ये जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ये सब रियल और इमेजिनरी को काउंट कर दें तो ये हमारे होते हैं नंबर्स, संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ जितनी बातें हमने यहाँ तक देखी हैं, किसी भी बात में 1% कोई तनाव नहीं है। और बाकी वो जो डाउट ग्रुप है तो वो इसीलिए तो क्रिएट रहेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप वही तो होती है कि कोई आपका तनाव आया, मैं ही उसको दूर करने का प्रयास करूं। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व ना हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो किस दिन काम आएगा? तो वो उस दिन काम आएगा। सॉरी भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ सवाल हैं, जैसे मैं आपसे आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? देखो बाकी चैप्टर जो होंगे, जैसे परसेंटेज, छोटी छोटी 2-4 बातें होती हैं वो हमें सीखनी होती है एग्ज़ाम के रिलेवेंट। परसेंटेज जब पढ़ेंगे तब भी मैं ये बात नहीं करूँगा कि आप 37 1/2% की वैल्यू को 3/8 याद रख करें, तो इससे क्या आपका तनाव बढ़ जाएगा। और मुझे भी पता है वो याद कर लोगे या नहीं करोगे, उससे आपके परसेंटेज पर, आपके सी सेट पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। उनकी थ्योरी बहुत लिमिटेड टाइप की होती है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम के रिलेवेंट है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अर्थमेटिक का पोर्शन सारा इजी है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में पेयर ढूंढने पड़ते हैं, पेयर अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू होता है, थ्योरी उसकी एकदम ईजी होती है। ऐसे नंबर सिस्टम का बेसिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी नंबर सिस्टम चलेगा उसमें बार बार वो कहेगा इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ऐसे इस टाइप के नॉन नेगेटिव नंबर हैं, तो वो इशू क्रिएट करते हैं। अब ये बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर एक बात बताओ, आगे मैं सवाल आपसे पूछूं कि भाई ये वाला होता है, इससे हम ये पेयर बना लेंगे, आप कहोगे जीरो क्यों लिया? या दूसरा सवाल हो सकता है जीरो क्यों नहीं आया इसके अंदर, अगर मान लो हम नहीं लें तो वो कंडीशंस को समझने के लिए हमें इन पर मेहनत करनी होती है। अब पहचान में भी आने चाहिए इनमें से कौन सा रेशनल इरेशनल नंबर है। देखो ये आपका इरेशनल नंबर है, सोल्व नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर है, इसके बारे में क्या विचार है? ठीक है, इसके बारे में क्या विचार है? इसको गौर से देखो, मन में क्या विचार आ रहा है? कहीं ऐसा विचार तो नहीं आ रहा कि ये आधा आपका इरेशनल नंबर है और आधा आपका इरेशनल नंबर है? अगर ऐसा विचार आ रहा है तो बहुत खतरनाक विचार है ये। नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ऐसा कभी नहीं होता है आधा रेशनल या आधा इरेशनल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1.5 है, तो असल में आप इस पूरे को सोल्व कर सकते हैं,
तो इसे तो आप 3/2 लिखेंगे ना, पूरे को सोल्व करके बताया जा सकता है। लेकिन कुछ नंबर्स के साथ ऐसा इशू है कि वो सिंगल पेयर नहीं बना पाते हैं, तो ये इशू किन के साथ रहता है, इसके साथ। तो 2 में से √5 को लेस किया। 2 के बारे में तो आपको पता है कि ये रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हो। 2 आपका इंटीजर भी है, 2 आपका होल नंबर भी है, 2 आपका नेचुरल नंबर भी, वो सारी बातें आगे। लेकिन √5 इसे तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, आप इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो भी ये क्या रहेगा आपका, सोल्व तो हुआ नहीं फाइनली, तो इसका मतलब ये नंबर आपका इरेशनल है। ये √15 सोल्व हुआ नहीं, अब इसको किसी से भी गुणा कर दो, सोल्व नहीं हो पा रहा, इरेशनल नंबर है। ऐसे ही ये भी क्या आपका इरेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, ये आपका 8 बन गया था, ये रेशनल हो गया। इसके बारे में क्या विचार है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्कूल में पढ़ा था, डेसिमल के बाद 3 प्लेस हैं, ऊपर नीचे 1000 का गुणा कर दो, आगे सिंप्लीफाई कर दो, 25 से काटा 100, 4 बार 1 लग गया 0, तो ये नंबर आपका क्या हो गया, रेशनल। बाकी इसका नेचर कैसे है, अभी अभी हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नेचर का, ये जा करके डेसिमल के बाद 3 प्लेस पर रुक गया, तो ये कौन सा नेचर है, टर्मिनेट का। टर्मिनेट हो गया, सीरीज बनी नहीं, तो कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। आगे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब होता है 0.76666 इनफाइनाइट तक। आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा, रिसेंट में भी सवाल आया था, पिछले 4-5 सालों में 2 बार सवाल आ चुके हैं। बार चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये मान के चलो 2 लाइन का चैप्टर है, ठीक है। थ्योरी समझने में टाइम लगेगा, कंक्लूजन उसका 2 ही लाइन का है। तो ये नेचर आपको, ये जो पैटर्न होता है ये किसका रहता है, आपका रेशनल नंबर का। इसमें आपको एक सीरीज पकड़ में आ जाती है, ये वाली, ठीक है। इसकी बात करें, वीडियो को पॉज करो और देखो कि ये कैसा सा मामला है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 1 2 5 2 5 2 5, तो आगे थोड़ा सा आप बढ़े तो आपको पता चल गया कि 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, तो ये नंबर जैसे रेशनल था वैसे ही ये भी आपका रेशनल है, आर का मतलब रेशनल, ठीक है। इस नंबर के बारे में क्या विचार है, एक बार के लिए लेक्चर को पॉज कर लो और चिंतन करके बताओ कि ये नंबर कैसा है। तो आपने दिमाग लगाया कि भाई 10, 100, 1000, 10,000 एक पैटर्न मिला, तो क्यों ना जिसमें पैटर्न मिल जाता है वो क्या होते हैं, रेशनल। नहीं, पैटर्न मिल जाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो पैटर्न मिलता है वो सेम डिट्टो एक जैसा होना चाहिए। रीजनिंग तो लग रही है इसमें, 10 का 10 गुना 1000 हो गया, सॉरी 10 को 10 से किया 100 हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000 हो गया, वो बात ठीक है। यही मैंने पीछे भी कहा था कि ये नंबर आपको कंफ्यूज, मतलब आप कुछ एक डायमेंशन होती है उन पर वर्क नहीं करते, एग्जामिनर तुरंत वहाँ से फंसा लेता है। एग्जाम्पल में डाल दिए इसी टाइप के, ये नंबर डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, पूछ लिया फेवरेट पैटर्न कौन से आपके रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सेकंड और थर्ड, तो ये मज़ेदार बात होती है। तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा था कि आपको एक जैसा पेड़ दिखेगा, इनमें 2 5 2 5 2 5 2 5 दिखा, तो ये हमारा रेशनल था ही, इसमें कोई इशू नहीं था, ये हमारा रेशनल था। ये नंबर इरेशनल होते हैं, ये भी आपका इरेशनल है, 50 है, 550 है, फिर 50 5500 555 हो सकता है 000 आ रहा हो, आगे कुछ भी आ रहा हो, इनमें कोई पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा हमारे कि सेम टाइप का कॉम्बिनेशन, जैसे 25 दो डिजिट में दिख रहा है, 3 डिजिट में अगर आपको दिखता है वो पैटर्न होना चाहिए। रीजनिंग तो बिल्कुल दिख रही होगी कि वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के चल रहा है, लेकिन नहीं, वो पेड़ नहीं है, पूरा पेड़ दिखेगा आपको 25 25 25 123 123 123 123 इस टाइप का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, फंसा सकता है एग्जामिनर यहाँ पर भी। ये वाले नंबर, इसकी बात करें, देखो फाइनली नंबर आपको सोल्व करके ही बताना पड़ेगा। √17 से √17 कैंसिल आउट 3 है, कैसा नंबर आ गया, रेशनल। ये वाला नंबर, तो ये देखो ऊपर एक इरेशनल नंबर है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या होगा, वो ख़त्म तो नहीं होगा, नीचे आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर है। इसको लेकर क्या विचार है, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, 2/3 बना, ये हमारा रेशनल या परिमेय संख्या। ये वाली वैल्यू, ये भी रूट ख़त्म तो नहीं कर सकते आप, ऊपर नीचे रूट का करोगे, नीचे 2 बन जाएगा, लेकिन ऊपर √2 फिर मेंटेन होगा। देन ये नंबर कैसा है, हमारा इरेशनल नंबर। 2 पाई आपका इरेशनल नंबर है,
पाई को डबल कर दो, 5 गुना कर दो, आधा कर दो, 20 गुना कर दो, 10% निकाल दो, डेसिमल से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आ गया। ये रेशनल नंबर है, उसका आप और कोई समाधान नहीं कर सकते सिवाय पाई में से पाई को घटाने के। ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनकी जो कैटेगरी होती हैं, किसी के अंदर आपको माइनर सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखो, नेचुरल नंबर देखे थे, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, मस्ट है ये, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, ये फॉर्मूला रेंडम नहीं लगता है। कहाँ से लगता है? 1 से जब काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर n तक, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ये, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग। पहली प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। पहली नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। पहला होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका 0 से। तो ये क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। ठीक है। अगर कल को इसे यहाँ से स्टार्ट कर दें, ये कन्फ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे के मन में कि ये 10 तक होता, तो क्या इसको हम लोग n की वैल्यू 10 लेते, तो 10 गुना में 10 प्लस 1 11/2 करते? नहीं भाई, गलत हो जाएगा। फॉर्मूला मस्ट है 1 से स्टार्ट और लगातार आपके पास नंबर हो। ये कॉमन कन्फ्यूजन रह जाता है कई बार कि आपने फॉर्मूला तो पढ़ दिया, लगातार नंबर देखे, लेकिन वो 1 से नहीं थे। ठीक है। मान लो काउंट करना भी पड़ेगा, नंबर आपको 3 से दे रखे थे, कोई बात नहीं, 1 और 2 जोड़ दो, सारे का एडिशन कर दो इसके थ्रू, लास्ट में जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा था उसको घटा लो। ये चीज़ें हम लोग एवरेज वगैरह में पढ़ लेंगे। ये 2 फॉर्मूले आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, याद करो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। ऐसी सीरीज है n इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर की सीरीज है, इसका सम ये लिखा जाता है। ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, इसका इजी है। n नेचुरल नंबर का सम क्या करते थे? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और उसका आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ये आप याद करना चाहो तो कर लो, बाकी मैंने आज तक ऐसा कोई सवाल इनसे रिलेटेड देखा नहीं है। ये कंपलसरी आपको आना चाहिए। डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है, सवालों के अंदर तो ये काम आएगा ही आएगा। कई बार एडिशन करना पड़ता है, कई बार यूनिट डिजिट निकालनी पड़ती है, रिमाइंडर थ्योरम में भी इसका यूज हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और मज़ेदार बात आपके पास आ गई, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, उससे भी पहले एक छोटी सी बात समझो। जैसे मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर्स, 6 के गुणनखंड, ये टर्म आप देखेंगे तो इससे ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। 6 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है 6 में आप किस किस चीज़ का डिवीजन कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो चेक करने का तरीका रेंडम नहीं चेक करना है, या तो ऊपर से चेक करो या नीचे से। 6 में 1 का डिवीजन जाता है, बिल्कुल, 2 का जाता है, 3 का भी डिवीजन कर सकते हो, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यूज होती हैं क्या? फैक्टर, कि आपको जो नंबर दिया गया है उसके अंदर किस किस का डिवीजन चला जाता है। ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 9 में किस किस का डिवीजन, तो आप कहेंगे 1 का जाएगा, 3 का जाएगा एंड 9 का जाएगा। तो ये होते हैं 9 के फैक्टर। और एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया 13, तो इसमें 1 का डिवीजन जाएगा, इसके अलावा 13 का जाएगा। तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर। ऐसा नंबर, अगर प्राइम नंबर की सिंपल डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ओनली 2 यूनिक फैक्टर्स। यूपीएससी की तरह हर शब्द पर गौर करना। ओनली 2, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, और दोनों कैसे होने चाहिए? आपके यूनिक होने चाहिए। तो वो नंबर आपकी क्या कहलाते हैं? ओनली 2 होने चाहिए, सिर्फ 2, ना तो 2 से ज़्यादा, ना 2 से कम। तो सीधे सीधे इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी नंबर होता है उसके 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, मस्ट है। जैसे 13 है, उसमें 1 और 13 का डिवीजन लगेगा। 6 है तो इसमें 1 और 6 का लगेगा। 9 है, 1 और 9 का लगेगा। 13 है तो इसके अंदर 1 और 13 का लगेगा। 15 है तो इसमें ये तो कंपलसरी है कि 1 और 15 का जाएगा, इसके अलावा 3 और 5 का भी जाता है। तो ऐसा नंबर जिसके अंदर खुद का और 1 का भाग जाए और दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? यूनिक, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं? प्राइम। इसके अलावा जो भी नंबर बच गए वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन है,
कंपोजिट नंबर की अगर आप देखोगे, सॉरी कहाँ चला गया अपना, इस सबको मिटा देता हूँ। देखो कंपोजिट नंबर की 2 से अधिक गुणनखंड वाली प्राकृत संख्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। ए नेचुरल नंबर, इस शब्द पर गौर करना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो आपका नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा आपका, इसने कहा कि आपका नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, लेकिन 2 होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, और दोनों फैक्टर यूनिक होने चाहिए। ठीक है। ये सवाल अगर आप इस चीज़ को गहराई से समझते हैं तो ये कई सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन सवाल रहता है, 1 क्या प्राइम है या नहीं, 2 क्या प्राइम है या नहीं। यहाँ तक हो सकता है आपने अपने डाउट दूर कर लिए हों। क्या -2 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, -3 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ये कुछ कॉमन डाउट है आपके सामने, ये वाले, कि भाई इन नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है आपके, कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर आपका कंपोजिट है। और एक सवाल एकदम शुरू में मैंने कहा था कि इनमें से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। खैर वहाँ तो आंसर बता दिया था, लेकिन अब हमारे पास लॉजिक आ चुका है। देखो अब हम लोग नंबर को खारिज करते हैं। मैंने कहा था जैसे आप यूपीएससी के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक एक वर्ड को ध्यान रखना होता है। एग्जाम में भी मेरा यही सजेशन है कि सवालों के अंदर कहीं ना कहीं कंडीशन डली रहती हैं 2-2, 3-3 हिस्सों में। उनके लिए जब भी पेपर आप सोल्व करें, रीड करें एग्जाम हॉल में, तो अंडरलाइन कर लें, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस रखना है। देखना, अगर हम लोग बात करें 1 की, तो 1 में किसका भाग जाता है, सिर्फ 1 का। तो 1 का सिर्फ ओनली 1 फैक्टर आया, एक ही तो फैक्टर आया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। 2 की बात करें तो 2 में 1 और 2 का भाग जा रहा है, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 3 की बात करें तो 3 में 1 और 3 का भाग जा रहा है, 1 और 3 का भाग जा रहा है, देन ये भी प्राइम है। 4 की बात करें तो इसके अंदर 1 का, 2 का और 4 का भाग जा रहा है, ये प्राइम नंबर आपका नहीं है। तो प्राइम में 1 क्यों खारिज हुआ, 1 क्यों खारिज हुआ, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही फैक्टर बनता है, जबकि कंडीशन क्या है, 2 फैक्टर बने, दोनों यूनिक हों। 0 किस में आएगा फिर, देखो 0 प्राइम में नहीं आएगा, 0 प्राइम के अंदर नहीं आएगा। कारण क्या है, 0 के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है। 0 कंपोजिट में भी नहीं आएगा, 0 क्या है, कंपोजिट नंबर में भी नहीं आएगा, भाज्य संख्या भी नहीं होगी। कारण क्या है, इसके क्या होने चाहिए, आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। चलो ठीक है, हमने यहाँ तक क्या क्या एलिमिनेट कर दिया कि अगर मैं प्राइम नंबर को लिखना चाहूँ तो देखो मेरे पास शुरुआत कहाँ से होती है, प्राइम नंबर से। ठीक है। और वो जो सवाल था -2, -3, -5, -8 ये क्या है, तो डेफिनेशन में देखो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से 0 तो वैसे ही आउट हो गया कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। वो आपको पता हो, हमने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, इसीलिए तो पढ़ा है कि जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ उससे आप कोरिलेट कर सकें कि यार ये मास्टर ऐसी ऐसी बात करता है, इसीलिए इतना डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ा है। तो 0 जो है आपका वो ऑलरेडी क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गया, डेफिनेशन का ही पार्ट नहीं बचा। ठीक है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी क्या आता है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी 0 और नेगेटिव वाले नंबर ना तो प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं। सरदर्द खत्म। चलो प्राइम ढूंढते हैं। 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, एटसेट्रा। ठीक है। इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे, उस सवालों में हमारी हेल्प करेंगे। चलो कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं, देखो 0 वैसे ही आउट हो चुका था, 0 नहीं होगा इसके अंदर। 1 की बात करें, 1 नहीं होगा। कारण क्या है, 1 के अंदर आप 2 से ज़्यादा फैक्टर ही नहीं कर पाओगे, एक ही फैक्टर होता है, डेफिनेशन फेल हो गई। 2 की बात करें, 2 के तो फैक्टर ही 2 हुए, इसलिए वो प्राइम में चला गया। फिर 3 की बात करें, 2 ही फैक्टर हो गया, प्राइम में चला गया। सबसे पहला नंबर कौन सा मिला, 4।
जिसके फैक्टर 1, 2 और 4 हैं, यानी कि 3 फैक्टर आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ की सारी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला कि भाई देखो, नेगेटिव नंबर दे करके कोई आपसे कहे, इधर उधर के सवाल बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, नेगेटिव वाले कोई से भी हो। ठीक है, सीधे सीधे कहो कि नंबर्स की डेफिनेशन नेचुरल नंबर के थ्रू दी गई है। ठीक है, रेफरेंस देना हो कहाँ मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल कह देना भाई तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 7वीं क्लास की किताब होगी या 8वीं, जो भी है, मतलब इन्हीं से पूछता है, बता देना। तो डेफिनेशन आपके पास आ गई, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये बहस ही खत्म हो गई कि -2 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, नहीं, वो पार्टी नहीं है। इसी डेफिनेशन की वजह से जीरो का मामला भी खत्म हो गया कि भाई ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 की बात करें तो 1 के भी हाल वही है। ये किस लिए खारिज हुआ, नेचुरल तो था, क्या समस्या आ गई इसके साथ, इसके पास फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, इसको 3 फैक्टर चाहिए, प्राइम होने के लिए 2 चाहिए, दोनों यूनिक हो, कंपोजिट होने के लिए 3 चाहिए, तो वो होने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो प्राइम की कैटेगरी हमारी फिर स्टार्ट हो गई 2 से। ठीक है, उसके बाद 3 आया। 4 की बात करें तो बिल्कुल 4 आपका जो है वो कंपोजिट नंबर हो गया है, पहला कंपोजिट नंबर। इसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब तो पता चल ही जाता आगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो भविष्य में एग्जामिनर उलझा करके ऐसा सवाल पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 रख दिए, अगर डेफिनेशन नहीं पता है तुरंत फंस जाओगे। ठीक है, 2 जो है आपका वो एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आपका क्या है, 2 है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेगेटिव के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, डेफिनेशन नेचुरल नंबर की है, 0 भी इसलिए बाहर हो गया। 1 की बात करें, फैक्टर नहीं, फैक्टर का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। प्राइम नंबर में 2 चाहिए, दोनों यूनिक होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। कंपोजिट में 3 चाहिए कम से कम, 3 तो हो ही, उससे ज़्यादा हो तो चलेगा। फिर इसलिए 1 आपका बाहर हो गया। फिर सबसे पहले आता है 2 ही फैक्टर हैं प्राइम नंबर, 3 2 ही फैक्टर हैं प्राइम नंबर, 4 के 3 फैक्टर बने, 1 का 4 का भाग जा रहा है, साथ में 2 का भी चला गया, तो ये कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अब इनके बारे में मेरे ख्याल से आपको रिप्लाई मिल गया होगा। ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये आपके पास नंबर क्या है, प्राइम है, और ये नेगेटिव नंबर होने की वजह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से बाहर हो गए, क्योंकि नेचुरल नंबर को टारगेट करना था। अब देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आपका, 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपके पास कौन सा है, 4 है। ठीक है, अगर कहे कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो फिर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई भी बात स्टेटमेंट डाल सकता है, तनाव नहीं लेना, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब आप बता सकते हैं किसी भी नंबर को देख करके कि उस नंबर का नेचर कैसा है। ठीक है, 1 से 100 तक अगर आपको प्राइम नंबर काउंट करने हो तो एक सामान्य सी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, वो है 6 की टेबल। तो 6 की टेबल अगर मैं लिखूं, यहाँ से कुछ फैक्ट निकालेंगे हम लोग, 6, 12, 18, 24, 30, 36, फिर हमारे पास आ गया 42 और फिर 48, और इस टाइप से पैटर्न चलता जाएगा, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 एंड आगे जाओगे तो 102 आता है। ठीक, एक ट्रेंड नोट करना कि 6 से पहले प्राइम नंबर कितने हैं आपके पास, तो आप कहोगे 2 है, 3 है, ये तो है ही है आपके पास। इसके अलावा देखो, 6 से पहले प्राइम नंबर है ये, 6 के बाद 7 भी प्राइम है, बीच में कोई प्राइम नंबर आया, अगर मैं बात करूं 8 की, 9 की, 10 की, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार नंबर जो हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखो आपसे ऐसा सवाल करने से रहा, कोई बड़ी सी संख्या दे दी कि 45,984 प्राइम है या नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ओड नंबर देगा, इवन में तो पकड़ ही आ जाता है कि 2 का भाग जा रहा है, कोई ओड नंबर देता है कि डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर भी वो जस्टिफाई ना करें। ठीक है, तो वो ओबियस सी बात है, कोई छोटा नंबर ही यूज करेगा, या किसी सवाल की कंडीशन में बनेगा तो भी छोटा नंबर ही बनेगा। उसको चेक करने का तरीका है, स्पेशली जो आपके 100 तक नंबर है।
12 से पहले प्राइम नंबर 11 होता है, 12 के बाद 13 भी होता है, 18 से पहले 17 भी होता है, 19 भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल लें कि 6 की टेबल से पहले और बाद के जो नंबर होते हैं वो सारे प्राइम होते हैं? नहीं। आगे देखो, यहाँ से पहले 23 प्राइम होता है, लेकिन 25 में 1 और 25 का भाग लगा और किसका? 5 का भी लग गया। 30 से पहले 29 प्राइम होता है और 31 भी प्राइम होता है। इसके अलावा इससे पहले 35 प्राइम नहीं होता है, 37 आपका प्राइम होता है, 41 प्राइम एंड 43 प्राइम, 47 प्राइम, 49 नहीं होता है, 7 का स्क्वायर 7 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, 50 तक कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब मेरा सवाल सिंपल सा है, चलो एक सवाल गलत करते हैं। 1 से 50 तक मैंने आपसे कहा कि प्राइम नंबर जो है वो कितने बने? 15 नंबर्स। मैं आपसे कहूं कि 1 से 50 तक कंपोजिट नंबर कितने होंगे? आई होप आंसर आ गया होगा। 35। 35 आंसर गलत है। ठीक है, क्यों गलत हुआ? देखो, 1 से 50 तक कितने नंबर है आपके पास? 1 से 50 तक 1 to 50 आपके पास 50 नंबर्स हैं। 15 आ गए आपके पास प्राइम, देन 35 नंबर रिमेनिंग के हैं। अब इन रिमेनिंग नंबर में कौन होगा? देखो, प्राइम में 2 से स्टार्ट होकर के आ गए, इनके अंदर एक फंसा हुआ है -1, तो कितने नंबर हैं? 34। एक का तो अता पता ही नहीं था, कंपोजिट थोड़ी ना था वो, ना प्राइम था ना कंपोजिट था। तो यहाँ से आपको पता चला कि एग्जामिनर यहाँ से भी सवाल गलत करवा सकता है, और एकदम सामान्य सवाल गलत करवा सकता है कि वो स्टेटमेंट दे दे कि मान लो 20 तक, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, 3 3 6 7 8, वो कह दे 20 तक आपके पास जो प्राइम नंबर है वो 7 है, सॉरी 3 3 6 7 8 8 है, और 20 तक इंक्लूडिंग 20 आपके पास कंपोजिट जो नंबर है वो 12 है। अब हम लोग ये देखें कि भाई हाँ 8 तो है ही, लिख करके देख लिया आपने। अब आपका एग्जाम हॉल में दिमाग किस में चल रहा था? 20 तक काउंट करना। काउंट करने के लिए चलो हमने एक टेबल देख लिया, अब कुछ छूटेगा नहीं। या तो टेबल के दोनों तरफ होते हैं या एक तरफ तो होता ही होता है, मस्ट है कि जैसे मान लो 35 आउट हो गया तो अब विचार नहीं करना है, 37 तो होगा ही होगा। ये अप्लीकेबल होती है छोटे नंबर, ये मान के चलो 100 के आसपास तक के जो नंबर हैं इनके लिए। बहुत बड़े नंबरों पर ये लॉजिक भी काम नहीं करता है। ठीक है, चलो, तो आपका ध्यान क्या होगा? एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि 20 तक आपके पास 8 प्राइम नंबर होते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड, 20 तक आपके पास रिमेनिंग का जो पार्ट 12 बचा वो कंपोजिट है। हमने देखा कि यार सिंपल सी तो बात कर रहा है, 8 ये थे 12 ये थे, इतना नकली सवाल, गलत हो जाएगा। ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट दिस वन इज ट्रू, लेकिन ये रॉन्ग है कि ये प्राइम नंबर ठीक है लेकिन इतने कंपोजिट नहीं है, इसमें एक को गायब करो तो कितने बचे आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 11। तो यहाँ पर एक चांस मुझे नजर आता है। इधर वाले आप ट्राई करना चाहो तो निकाल सकते हो। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके पास से मतलब याद होने ही चाहिए, कंपलसरी है वो, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट एक तो हमने अभी देखा, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 50। साथ में कंपोजिट नंबर का भी अटैचमेंट रखना। अभी तक सवाल नहीं आया है, बात बहुत सामान्य है, सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। बहुत सामान्य बात है। 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 15। 1 से 50 तक टोटल कंपोजिट नंबर कितने होंगे? 34। कारण क्या है? एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? ये स्टेटमेंट ध्यान रख लेना। 1 से 50 तक आपके 15 होते हैं, 50 से 100 तक इंक्लूडिंग 100 आपके पास 10 होते हैं, तो टोटली आपके पास कितने आ जाते हैं? 25। कंपोजिट कितने होंगे? तो देखो 100 में से 25 हटा दिए, 75 बचे, लेकिन कंपोजिट कितने होंगे? 74। कारण क्या है? गिनती तो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 शामिल नहीं होगा, तो यहाँ एरर होने के चांसेस मैक्सिमम है, और बहुत छोटे से सवाल में ही फंसाया जा सकता है। 20 तक दे देगा, 25 तक दे देगा, कि सवाल भी जैसे 10 तक दे दे तो थोड़ा डाउट हो जाता है, लेकिन 30 तक आपको कह दे कि 30 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं तो डाउट भी नहीं होता एग्जामिनर पर। आप सोचते हो कि यार कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, करवाई ली। दूसरा हिस्सा कंपोजिट का कि चलो एक सोल्व कर लिया, दूसरा तो इसमें से घटा देना है, एरर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो काम की बात,
2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर ये होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। 3 डिजिट का जो है देखो 16 की टेबल बोली आपने, सॉरी 6 की टेबल बोली, 90 आया, 90 के बाद 96 आता है, 96 से पहले 95 प्राइम नहीं है, तो ये मस्ट है कि आपका 97 जो है वो प्राइम होगा ही होगा। तो इस वजह से आप इसको याद रख ले जाएंगे, जो हमने लॉजिक पढ़ा था इसके थ्रू। ये जो नंबर है ये बड़ा ही असली टाइप का नंबर है, असली वाला, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर। ये कुछ याद हो ना हो, ये याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे सवालों के साथ एक्स वाई बहुत करवाता है, ठीक है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन बहुत क्रिएट करता है एग्जामिनर, फिर फैक्टर पूछता है किसका भाग लगेगा किसका नहीं लगेगा, इस टाइप की चीज़ें इस नंबर के साथ घटित होती हैं। 101 क्या है? प्राइम नंबर। कोई मुझसे कहे इन नंबर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, या जिसने अलग अलग एग्जाम्स में परेशान किया है, वो 101 है आपका, ठीक है। नंबर्स के अंदर इसका ठीक यूज होता है। 3 डिजिट का ध्यान रहे तो 997 होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1009 होता है, ठीक है। यहाँ तक काम चल जाएगा, बाकी वो सिंपल सी बात है, ठीक है। 101 नहीं भूलना चाहिए आपको। आगे बढ़े, 3 से बड़ी किसी भी संख्या को हमेशा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 3 से बड़ी कोई भी नंबर होता है उसको आप लोग प्राइम नंबर के एडिशन से लिख सकते हो। ये एक स्टेटमेंट है, ये अलग अलग बुक्स में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इन 2-3 फैक्ट को कंपाइल करके रख दूँ। 3 से बड़ी जैसे 4 है, आप इसको 2+2 प्राइम नंबर दोनों है। 5 को भी आप 2+3 की फॉर्म में लिख सकते हो। 6 की बात करें तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3+3। 7 को क्या लिखोगे? 4 और 3 लिखा जा सकता है, तो इसको 2+2+3 की फॉर्म में। तो इसने सामान्य सी बात कही कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर है उसे आप 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो भविष्य में आ सकता है ऐसा सवाल, ये तो ना पूछे, तो आपको कह सकता है कि 72 को क्या प्राइम नंबर के सम से लिखा जा सकता है? 72 नहीं देगा वो, कारण क्या है? 72 दिया तो कई बच्चे हिम्मत हार जाएंगे जो काउंट करने वाले हैं, तो वो 72 ना देकर के एक छोटा नंबर रखेगा आपके सामने कि आप उसे कैलकुलेट करें कि 18 जो नंबर है आपका, क्या आप उसे प्राइम नंबर्स के सहारे से लिख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, 2 या 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्याओं का सम करके 18 आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो 9 बार 2 को लिख दो, हो गया। 19 है तो क्या करोगे? 19 को देखो 2+2+2+2, 9 बार आपने 2 लिख दिया, ये प्राइम है। सॉरी 9 बार मत लिखो इसको, 8 बार लिखो, 8 2 16 और इसमें एक प्राइम नंबर और जोड़ दिया। तो और इनके भी अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप पहली बार देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर एग्जाम हॉल में, ये चीज़ें परेशान करती हैं। बाकी कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी क्लिक नहीं होगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा यार। 2 2 2 2 यूज कर लो, अगर इवन नंबर है सारे, जैसे 60 है लिख सकते हो बिल्कुल 2 2 2 2 30 बार लिख दो। अगर कोई ओड नंबर है, मान लो 61, तो क्या करो 3 हटा लो, 61 में से 3 हटा दिया, 58 बचा, इवन नंबर है, 2 2 से लिख दिया और एक 3 उसमें ऐड कर दिया। अब आप 2 और 3 का सहारा लेकर के ही सारे नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। 2 संख्याएं जिनका एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। को प्राइम नंबर जो आपके होते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर, जैसे 3 और 4 तो आपके पास प्राइम नंबर हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 6 क्या प्राइम नंबर है, आप कहोगे नहीं, 6 जो आपका वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 के बजाय भी एक ईजी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 आपका प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। मैं आपसे कहूँ क्या 9 प्राइम नंबर है, आप कहेंगे कंपोजिट है। 1 का 8 का, 1 का 9 का तो जा ही रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसलिए दोनों नंबर कंपोजिट हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ 8 और 9 का एक मैंने पेयर बना लिया, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर अभी हमने देखा था जिसका डिवीजन लग जाए, वो क्या है? 1। तो इन नंबर को हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। आगे देखो, एक परफेक्ट नंबर या फिर उत्तम संख्या या संपूर्ण संख्या, ये भी लॉजिक होता है। एग्जाम में ऐसी कोई बात करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। होता क्या है कि देखो, अ नंबर इज ए परफेक्ट नंबर इफ द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन द गिवन नंबर गिव्स द सेम नंबर। यानी कि जैसे मैं बात करूं 5 की, तो 5 के फैक्टर क्या है? 1 है और इसके अलावा 1 और 5 है,
ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं, मान लो 10 की, तो फैक्टर क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। तो ये कह रहा है कि इस नंबर को छोड़ करके, खुद को छोड़ करके, इसके फैक्टर में खुद भी शामिल होता है, पीछे जो बचे हैं उनका सम अगर इसी के बराबर हो जाए तो वो आपका एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। ऐसा कौन सा नंबर होता है, तो इसमें छोटे से छोटा नंबर आपको 6 दिखता है, जिसके फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होते हैं। जैसा उसने कहा था कि इसको खुद को हटाना पड़ेगा, वरना तो ये खुद ही सम क्रिएट करता है। इनका सम करेंगे तो ये 3, 2, 5 और 1 6 आ गया, ये इसके इक्वल हो गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 28 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 4 को हमने मिस कर दिया, 1, 2, 3 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5, 6 का नहीं जा रहा, 7, 8, 9, 10 के बाद सीधे 14 और फिर आपके पास कितना आ जाएगा 28। इनको जोड़ दो, खुद को छोड़ करके उसको छोड़ दिया, 14 और 7 21 में 4 जोड़ा 25 एंड 3 28। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ चलो, ये वाले जो नंबर हैं इन पर बेस्ड हमें सवाल करने हैं। अभी एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट को वो चीज़ें नहीं पता रहती हैं और उनकी वजह से भी सवाल गलत हो जाते हैं। जैसे ये वाले सवाल हैं, अभी खैर हमने इवन ओड नहीं पढ़ा, अगले लेक्चर में इवन ओड स्टार्ट करेंगे। एकदम नकली सा सवाल है ये वाला, लेकिन नकली देखो, किसी चीज़ को हम लोग तभी कह सकते हैं जिसके बेसिक्स हमारे ठीक हों, अदरवाइज सवाल भी बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमने अभी नंबर्स के कॉन्सेप्ट दूर किए हैं, मेरे ख्याल से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहा होगा, चीज़ें थोड़ी सी डेप्थ में चलेंगी। देखो नंबर्स वाला पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, इनके लिए बैच रन करता हूँ, तो उसमें वो इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछता है, तो हम लोग इन पर डिस्कशन नहीं करते, सीधे 2-3 स्लाइडों का काम होता है, टू दी पॉइंट ऐसे सवाल आते हैं, तो हमारा काम धूमधाम से चल जाता है। सी सेट के अंदर समस्या ये रह गई कि ये सबसे ज़्यादा आती हैं और वो इन्हीं में फंसाने का प्रयास करता है। ये प्राइम हो गया, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, ये ऐसा नंबर हो गया, ये वैसा नंबर हो गया। स्टेटमेंट आते हैं, उनमें तो एक ही ऑप्शन सही होता है। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल सीपीओएन की बात करें तो वहाँ पैटर्न डिफरेंट होता है। तो इसलिए नंबर्स वाला जो आपका पार्ट है, यानी पूरा नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन चीज़ों को मैं एकदम डिटेल में, एकदम चीज़ें चाहे बार बार रिपीट ही क्यों ना हो रही हो, कि एक ही बात 2 से 3 बार भी रिपीट हो रही है, नहीं, इनको गहराई से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस टारगेट मेरा यही था कि अगर वो चीज़ें जल्दी कवर हो जाती हैं देन हम लोग इनको डील करेंगे। अब ये चीज़ें अगर आपने पढ़ ली होती तो तुरंत के तुरंत इस चीज़ को आप कैच कर लेते। नंबर्स पर ही बेस्ड सवाल है, जैसे मैं रखूँ कि इवन और ओड पढ़ लेते तो उसके बाद आप ये सवाल भी कर सकते थे। सी सेट 2023 का ही सवाल है ये वाला। आगे देखो, जैसे आपसे पूछा कि ये आपका इवन नंबर है, ओड नंबर है, कैन बी ओड नंबर, इस टाइप का सवाल है, 2023 का ही है। पी और क्यू ग्रेटर देन लेस देन है, इनके ऊपर प्रॉपर्टी बनी है। सिर्फ नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और ये भी इसी का पार्ट है। आगे देखना, और एक बात और आपने नोट की होगी, देखो ये शब्द काम में ले रहा है ना, प्राइम नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब किसी बच्चे को एग्जाम्पल लेना हो, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेटमेंट सीधे आप हटा देंगे, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेटमेंट को ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता है, आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, क्योंकि पेयर बना करके चेक करना, यही चीज़ होती है। लेकिन आपको कंपोजिट के बारे में नहीं पता तो क्या इशू क्रिएट होगा, ये समस्या पैदा होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सिर्फ नंबर से ऊपर ही हैं। 2023 ही चल रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक आपका हिस्सा था। तो चलिए, ये आपका पार्ट है और हम लोग ये सिलेबस जो है इसका स्टार्ट कर दिया अभी हमने। इस बैच के बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, अगर मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगे आपको तो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से लेकर के। इसमें एक आपको डाउट ग्रुप मिलेगा, जो एक इस चीज़ की यूनिक बात है। फीस की बात करें, जनरली कंप्लीट सी सेट के कोर्सेज होते हैं वो 5,000 से लेकर के 20,000 तक अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट रहता है, उसमें क्वांट का पार्ट रहता है, रीजनिंग का पार्ट रहता है। रीजनिंग के 5-6 चैप्टर तैयार कर लो, पैसेज की प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करने से ही कमांड डेवलप होगी। और एक ये चीज़ आपका क्वांट वाला है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेल्फ कर सकते हैं। तो इस बैच के ये चार्जेज हैं अभी के लिए, दिसंबर मंथ के अंदर यही चार्जेस रहेंगे इसके।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेट ये है कि फरवरी एंड तक ही आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपके पास टाइम रहे और आपके कोई इश्यूज आते हैं तो हम लोग उनको रिजोल्व कर लें। इसके बाद क्या सेशंस ऐड होंगे, हाँ प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो आपके ऊपर, आप देखें या ना देखें, प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग ऐड करते रहेंगे। वास्तु कॉन्सेप्ट ऐप के ऊपर ही आपका कोर्स अवेलेबल है। ठीक है भाई, चलिए फिर मन लगा के मेहनत करें, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।